हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, अगर कुछ बच्चों को यहाँ बोर्ड को देखने में समस्या आ रही हो, यानी वीडियो क्वालिटी सही नहीं हो, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ऐसा करना, जो जब वीडियो तुम ओपन करते हो तो वहाँ पे वीडियो के राइट हैंड की साइड की तरफ और ऊपर 3 डॉट्स के निशान है, उस 3 डॉट्स पे क्लिक करना और क्लिक करके वहाँ से तुम वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो। यानी अगर वीडियो अच्छी क्वालिटी में नहीं दिखाई दे रही तो वहाँ इम्प्रूव कर लेना उसको, लगभग 360 पिक्सल पे या फिर 480 पे उसको करके वहाँ देखना, वीडियो अच्छे क्वालिटी की दिखेगी। हालांकि कुछ बच्चे जानते होंगे इस फीचर्स के बारे में, जो नहीं जानते उनके लिए बता दिया है ना। और एक ये भी है, जैसे स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो कि भाई तुम्हें रिवीजन करना है या वीडियो फिर से देखनी है, तो वहाँ प्लेबैक स्पीड फास्ट करके और उस वीडियो को जल्दी से देख सकते हो तुम। ठीक है, ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल जो समस्या आ रही थी उसके लिए। आइए आगे फिर से अपन सेल मेम्ब्रेन पर चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन टॉपिक चल रहा था अपना, और वहाँ पे हमने उसकी सेल मेम्ब्रेन की सामान्य जानकारी पढ़ ली थी, बाद संरचना पढ़ी। इसके बाद जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने या साइंटिस्ट ने जो जो मॉडल दिए सेल मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए, वो पढ़े। अब आइए इसके हम गुण पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन के गुण या प्लाज्मा कला या कोशिका झिल्ली के गुण। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के गुण, उसका झिल्ली के गुण या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना। देखिए, इसके जब हम गुणों का अध्ययन करते हैं तो पहला इसका गुण होता है ऐसे पारगम्यता। क्या है? पारगम्यता। पहला गुण है इसका पारगम्यता। पारगम्यता का मतलब परमेबिलिटी, इसमें क्या बोलेंगे इसको? परमेबिलिटी। यानी कोशिका झिल्ली में पारगम्यता का गुण पाया जाता है या परमेबिलिटी इसमें पाई जाती है। पारगम्यता इसकी कैसे होगी? जैसे कुछ पदार्थों के लिए तो ये पूर्ण रूप से पारगम्य होती है, जबकि कुछ पदार्थों के लिए अपारगम्य होती है, चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। इसीलिए इसको कहा गया चयनात्मक पारगम्य। कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक रूप से पारगम्य। चयनात्मक रूप से पारगम्य मतलब जैसे कुछ, जैसे जल का अणु है, या फिर ऑक्सीजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके लिए तो पूर्ण रूप से पारगम्य होती है, यानी आप इसके अंदर पार आसानी से जा सकते हैं इसके कोशिका झिल्ली। लेकिन कुछ जैसे बड़े अणु होते हैं, जैसे सोडियम का अणु, सोडियम आयन या कैल्शियम आयन या प्लस पोटेशियम आयन, या फिर बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब बहुत से जो भी सर्कल है, जैसे ग्लूकोज का अणु और प्रोटीन के जो अणु, इनके लिए पारगम्य चयनात्मक से होती है, या ये विशेष आयन्स के द्वारा या वाहकों के द्वारा अंदर जाते हैं, यानी इनको आसानी से अंदर बाहर नहीं जाने देती, तो विशेष वाहकों की सहायता से जाते हैं। तो ये तो होगी इसकी पारगम्यता। कैसे होगी? चयनात्मक रूप से पारगम्य। इसके बाद इसका दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा गुण है, वो इसका होता है परासरण। इसका गुण, इसमें परासरण का गुण होता है। किसका? परासरण। परासरण क्या है? परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यार से? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं भाई? ऑस्मोसिस। ठीक है। परासरण में क्या होता है? जो जल के अणु होते हैं, यानी विलायक के अणु या जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, इससे अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अपनी अधिक सांद्रता से और कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, यानी जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, इससे अर्धपारगम्य
से होते हुए और जब जल के अणु गति करते हैं अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, तो वो क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है। इसके बाद इसमें इसका जो तीसरा गुण है, तीसरा गुण इसका होता है, ये परासरण भी इसमें देखो भाई दो प्रकार का होगा। कोशिका झिल्ली में परासरण दो प्रकार का होगा। एक तो अंतः परासरण, ऐसा अंतः परासरण, और दूसरा बाह्य परासरण। बाह्य परासरण, परासरण कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार के, अंतः परासरण और दूसरा बाह्य परासरण। अंतः परासरण में तो जब जैसे कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम हो गई मान लो, तो बाहर जल की मात्रा ज्यादा है, तो बाहर जल की सांद्रता किधर ज्यादा है? बाहर जल के अणु सांद्रता बाहर ज्यादा है कोशिका के। कोशिका ये मान लो जैसे कोशिका है, जल की सांद्रता यहाँ कम होगी जल के अणु की, और बाहर जल होगी, जो बाह्य वातावरण है कोशिका का, जल की मात्रा ज्यादा है। जल के अणु क्या करेंगे? कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? अर्धपारगम्य, चयनात्मक रूप से पारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो जल के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली से होते हुए अंदर की तरफ गति करेंगे, बाहर ज्यादा सांद्रता वो अंदर की तरफ गति कर देंगे, तो कैसा होगा? वो अंतःपरासरण, अंतःपरासरण होगा। इस अंतःपरासरण के द्वारा क्या होता है? कोशिका फूल जाती है, क्योंकि जब अंदर प्रवेश करेगा। एग्जाम्पल इसका देख सकते हो, जो किशमिश है, किशमिश अच्छी लगती है ना खाने में, किशमिश, उसको जल में डाल दो, जल में उसको डाल दो, तो कुछ समय बाद क्या देखोगे? किशमिश फूल गई, किशमिश फूल गई, मतलब क्या हुआ? उसमें अंतःपरासरण हुआ, यानी कोशिका से जल कहाँ चला गया? अंदर की तरफ चला गया। इसके विपरीत बाह्य परासरण क्या होगा? जल के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं, जल के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं, इतनी अधिक सांद्रता से जल के अणु कहाँ जाते हैं? बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो कैसा होगा? बाह्य परासरण। एग्जाम्पल जैसे अगर कोई खुला हुआ पदार्थ जैसे मान लो कोशिका है, उसको NaCl के विलयन में यानी नमक के विलयन में डाल दिया जाए, तो जल बाहर की तरफ निकल जाएगा और वो कोशिका झिल्ली है वो एक तरह से कोशिका सिकुड़ जाएगी, तो वो क्या होगा? बाह्य परासरण, यानी जल का अणु उसमें से बाहर निकल जाए। ठीक है। तो ये इस तरह से परासरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, तो बाह्य परासरण और दूसरा अंतः परासरण। इसके बाद देखिए परासरण के बाद अगला टॉपिक क्या है? विसरण। इसका अर्थ क्या? परासरण समझ गए ना, यानी परासरण जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करेंगे अर्धपारगम्य। तीसरा क्या है? विसरण। विसरण, विसरण में क्या होगा? देखिए विसरण में विलय के अणु गति करते हैं, विलय के अणु अपनी अधिक सांद्रता से और जब निम्न सांद्रता की तरफ गति करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? विसरण। परासरण में विलायक के अणु गति कर रहे थे, जल के इसमें करेंगे विलय के अणु, विलय के अणु अपनी अधिक सांद्रता से और कम सांद्रता की तरफ जब गति करते हैं वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या है? विसरण। अगला सोगमित्र, इसका अगला गुण है सोगमित्र। सोगमित्र सोगमित्र पद्धति। सोगमित्र या इसको निष्क्रिय बोल सकते हैं। निष्क्रिय पद्धति ये है ना, चार तीनों परासरण, मिश्रण और सोगमित्र परिवहन या निष्क्रिय परिवहन या अभिगमन बोल सकते हैं इसको। परिवहन के लिए अभिगमन देखो भाई, अभिगमन भी लिख सकते हैं इसको। अभिगमन ठीक है, या अभिगमन या परिवहन, ठीक है। एक सोगमित्र अभिगमन, इनमें
ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तीनों में ही ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको क्या है निष्क्रिय परिवहन कहा गया, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। सुगमित अभिगमन भी विसरण के समान होता है, यानी इसमें भी जो पदार्थ के अणु है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ही जाएंगे, लेकिन अंतर क्या है इनमें दोनों में। विसरण में क्या था कि जब कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, क्या पोर्स या छिद्र, उसका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, छिद्र, लगभग 7 से 10 एंगस्ट्रॉम, 7 एंगस्ट्रॉम से और 10 एंगस्ट्रॉम मोटे छिद्र पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली में। एंगस्ट्रॉम का मतलब बता दिया था तुमने, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रों से होते हुए जब किसी विलेय का अणु और कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं तो वो विसरण कहलाता है। जबकि सुगमित अभिगमन में क्या होगा, इसमें जो पदार्थों के अणु हैं, पदार्थों के अणु वो किसी वाहक की सहायता से आते हैं, किससे, किसी वाहक की सहायता से गमन करते हैं, तो वो कैसा होगा, सुगमित अभिगमन। वाहक कौन होगा, वाहक ये होगा, जैसे तुम्हें संरचना समझाई थी भाई, उसमें संरचना में क्या था, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। जो प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ वाहक का कार्य करते हैं, इन पदार्थों को ले जाने का कार्य करते हैं, तो ये होगा सुगमित अभिगमन। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट या अगला गुण है इसका सक्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन, सक्रिय अभिगमन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस सक्रिय अभिगमन में क्या होता है, यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिना ऊर्जा के नहीं चलता। जब पदार्थों को अंदर बाहर ले जाने के लिए किसकी जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी। ऊर्जा की जरूरत क्यों होगी, ऊर्जा की जरूरत, इनमें तो थी नहीं, तीनों में तो ऊर्जा की जरूरत थी नहीं, इसमें ही ऊर्जा की जरूरत क्यों है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसी में क्यों पड़ी, सक्रिय अभिगमन इसमें इसलिए पड़ी क्योंकि ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है। कैसे, सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है, यानी ये जो तीनों थे ये तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार थे, यानी इसमें परासरण में तो जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहे थे। विसरण और सुगमित परागमन अभिगमन में विलायक के अणु, उसके विलेय के अणु या विलायक का जल, इसमें विलेय के अणु, यानी जो पदार्थ के अणु है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहे थे, इसलिए ये भी कैसा था, निष्क्रिय अभिगमन था, यानी इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा से कम की तरफ तो आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि अगर सक्रिय अभिगमन देखा जाए तो ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए इसमें रिक्वायरमेंट एनर्जी की होती है। क्यों, क्योंकि अब जब पहले से ही, जैसे मान लो पहले से ही कम है कहीं, भाई मान लो हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो पहले से कम है, तो हम क्यों भेजेंगे उनको बाहर, हम उनको बाहर क्यों भेजें, हमारे पास तो पहले से ही कम है। तो फिर क्या है, ये बोलते कोई सर पैसे ले लेना और कुछ बच्चे भेज दो। अब जब पैसे मिल रहे हैं तो फिर चलो पैसे के लिए तो भेज देते हैं, तो फिर क्या है, यहाँ कम होते हुए भी बाहर भेजते हैं, भाई हमारे पास तो कम ही पहले पैसे मिल रहे हैं तो बाहर भेजते हैं। ऐसे ये क्या है, सक्रिय अभिगमन में भले ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में, यानी अणुओं की सांद्रता जैसे कोशिका के बाहर कम है भले, लेकिन उनको अंदर भेजना है, अंदर सांद्रता ज़्यादा है। वैसा होना तो क्या चाहिए, बाहर से अंदर आना चाहिए, तो क्या सांद्रता अंदर ज़्यादा है कोशिका की और बाहर कम है, लेकिन हो उल्टा रहा है, बाहर सांद्रता कम होते हुए बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, उसमें जैसे कोशिका को रिक्वायरमेंट है वो ले ली, और तो उसके लिए क्या करता है, फिर कोशिका को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, एनर्जी, वो ऊर्जा खर्च करेगी, और जैसे ही एनर्जी खर्च होगी तो एनर्जी के द्वारा, और ये सक्रिय परिवहन कंप्लीट होता है, इसके द्वारा जो अणु है वो अंदर लिए जाते हैं। तो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इसमें एनर्जी मिलेगी कहाँ से, एनर्जी मिलेगी ATP,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है फुल फॉर्म इसकी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी से। एटीपी कहाँ से मिलती है? एटीपी भी कहाँ से आई? कोशिका के। एटीपी कोशिका को मिलती है ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एटीपी मिलती है। एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी, कितने? 38 एटीपी बनती हैं। और एक एटीपी का उपयोग होगा इसमें, जैसे एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी बन गया, इस एटीपी का उपयोग करते हैं सक्रिय अभिगमन, जैसे करेगी उपयोग। तो ये कैसे होगा इसको समझाने के लिए इसकी कार्यविधि अगर देखी जाए सक्रिय अभिगमन की, तो देखिए इसके लिए इसका एग्जांपल है एक सक्रिय अभिगमन का। सक्रिय अभिगमन, इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, ये इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। ये कैसे कार्य करता है इसकी कार्यप्रणाली देख लेते हैं। कार्यप्रणाली इसकी सोडियम पोटेशियम पंप की कार्यप्रणाली देखिए क्या होता है। ये भाई क्या है? एक कोशिका। इस कोशिका के अंदर मान लो ये बना देता हूँ, ये बना दिया भाई सोडियम के किसके अणु है? सोडियम के अणु। और ये क्या है? बाहर पोटेशियम के अणु। बाहर क्या है? पोटेशियम के अणु। अब देखो इस कोशिका को जरूरत है किसकी? पोटेशियम की, और सोडियम जाना है। अब इस सोडियम को इधर से बाहर भेजना चाहती है और पोटेशियम को अंदर लेना चाहती है। तो इसके लिए क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम, ये तो पहले ही बताया कि उसका झिल्ली के आर पार वैसे तो जा नहीं सकते, तो इसके लिए ये पंप कार्य करेगा। सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करेगा। देखो इस तरह से ये कोई चैनल है ना। अब क्या होगा? एक बार में इस पंप के थ्रू 3 सोडियम के अणु बाहर निकलेंगे और 2 पोटेशियम के अंदर अणु अंदर आएंगे। तो जब इस यहाँ से सोडियम को बाहर भेजना है तो ये क्या? सोडियम का अणु यहाँ आके जुड़ेगा, और जैसे ही सोडियम का अणु यहाँ आके जुड़ता है तो एटीपी का जलम गठन होगा। एटीपी का क्या होगा? जलम गठन। किसकी सहायता से? एटीपीएज की सहायता। इसलिए एटीपीएज लगा है। एटीपीएज क्या है? एंजाइम। जिस भी एंजाइम के लास्ट में एज लगा मिल जाए, क्या लगा मिल जाए? एज, तो समझ लेना वो उस पदार्थ को तोड़ने का काम कर रहा है। एटीपीएज है मतलब एटीपी को तोड़ने वाला। ऐसे लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? लिपिड को तोड़ेगा। अगर एमाइलेज एमाइलम स्टार्च को तोड़ेगा। प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ेगा। तो मतलब जहाँ एज लगा मिल रहा है पीछे, तो मतलब उस एंजाइम का वो विघटन करता है, उस एंजाइम का अपघटन करता है या तोड़ता है उसको। एटीपी में इसका जलम गठन, एटीपी का जलम गठन हुआ एटीपीएज एंजाइम सहायता से। किसमें? एटीपी का किसमें होगा जलम गठन? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये कैसा है? ट्राइफॉस्फेट। वो होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट का अणु बाहर हो जाएगा। अब जब एक फॉस्फेट का अणु बना बाहर हुआ, इसका जलम गठन हुआ, तो क्या बन गया यहाँ पे? ना तो बन जाएगा एटीपी का क्या होगा? जलम गठन, जल अपघटन। और क्या बना? एडीपी प्लस फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट जो बना है ये आगे कहाँ जुड़ेगा? इस चैनल से आगे मान लो ये फॉस्फेट। ठीक है। अब इधर से 3 ये सोडियम के अणु जुड़े थे, इसके अणु है सोडियम। ठीक है। और ये क्या है? पोटेशियम। अब जब सोडियम के 3 अणु इससे जुड़ जाएंगे और लास्ट में यहाँ जैसे सोडियम के अणु जुड़ेंगे, एटीपी का जलम गठन होगा, फॉस्फेट यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ये चैनल अपनी स्थिति बदल देगा, क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई भाई। एटीपी के जलम गठन से क्या होगा? ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलती है, ये चैनल घूम जाएगा। अब जब ये घूमेगा इधर से, ये कैसे घूम जाएगा? ये हो गया इधर घूम जाएगा, और सोडियम के यहाँ सोडियम उपस्थित है, इन सोडियम को ये बाहर छोड़ देगा। सोडियम बाहर छोड़ दिए, तीनों के तीनों ये आ गए, 3 सोडियम बाहर आ गए। इधर से 3 सोडियम कम कर, ये तीनों कहाँ गए? सोडियम बाहर आ गए। अब इधर से 2
पोटेशियम के अणु, ये 2 पोटेशियम के अणु यहाँ जुड़ जाएंगे और जैसे ही पोटेशियम के अणु जुड़ेंगे तो एक फॉस्फेट जो यहाँ पहले लगा हुआ था ये फॉस्फेट इधर निकल जाएगा। अब जब फॉस्फेट निकल जाएगा तो ये चैनल फिर से अपनी स्थिति में आ जाएगा क्योंकि इस चैनल खत्म हो गई तो चैनल फिर से वापस आएगा। अब जब ये वापस आएगा तो इधर से 2 पोटेशियम के अणु को ले गया और इस तरह से ये अपनी स्थिति में आ गए हैं और यहाँ ऐसे क्या छोड़ दिए, इसने 2 पोटेशियम इधर ला के छोड़ दिए। अब इधर से फिर से काटेंगे तो इधर से फिर से 3 सोडियम के अणु जुड़ जाएंगे, फिर फॉस्फेट आएगा वो जुड़ेगा और फिर चैनल घूम जाएगा। चैनल घूमने के बाद सोडियम छोड़ देगा और इधर से पोटेशियम लेकर अंदर आ जाएगा तो फॉस्फेट हो जाएगा। इस तरह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है सोडियम इसका जब भी पोटेशियम की जरूरत पड़े। तो ये कार्य प्रणाली है किसकी, सक्रिय अभिक्रमण या सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम जब कोशिका के अगले गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं तो देखिए हम अब तक क्या लगभग 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसका अगला गुण है फेगोसाइटोसिस, छठा है ना, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, कोशिका कुछ जो ठोस पदार्थ हैं, ठोस पदार्थों को अंतर ग्रहण करने की प्रक्रिया है फेगोसाइटोसिस। जैसे ये कोशिका है, कोई ठोस पदार्थ आके यहाँ जुड़ा, जैसे ही ठोस पदार्थ यहाँ आके जुड़ेगा तो इस कोशिका में यहाँ अंतर्वल्क होगा और एक कोशिका का निर्माण होगा इस तरह से, ठोस पदार्थ अंदर है और फिर लास्ट में एक कोशिका यहाँ से छूट जाएगी और इस तरह से गोलाकार बन जाती है। इस गोले को क्या है, फिर ये जो कोशिका बनी है इसको लाइसोसोम की सहायता से इसको पाचित कर दिया जाता है और जो ठोस पदार्थ उसका अंतर्ग्रहण कर दिया जाता है। फेगोसाइटोसिस भी गुण है किसका, कोशिका झिल्ली का। यानी फेगोसाइटोसिस की क्रिया में क्या होता है, जो ठोस पदार्थ है उन ठोस पदार्थों को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया है क्या, फेगोसाइटोसिस। और जो कोशिका बनती है इसको बोलते हैं फेगोसोम। क्या बोलते हैं इसको, फेगोसोम। यानी जब कोशिका को ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण करना होता है तो सबसे पहले ठोस पदार्थ कोशिका झिल्ली के ऊपर आके जुड़ेगा, कोशिका झिल्ली अंतर्बलित होगी, एक कोशिका बनाएगी, वो कोशिका फिर अंदर ले ली जाती है, इस कोशिका को फेगोसोम कहा जाता है। इस फेगोसोम को लाइसोसोम की सहायता से, किसकी सहायता से, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम कोशिका का अंग है, जिसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये पाचन करेगा इसका फेगोसोम का, और जो बेकार के पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जो उपयोगी पदार्थ है उसको अंदर ले दिया जाता है, पाचन। ये इसको देख सकते हो, जैसे जो WBC है, WBC भक्षाणुओं को खत्म करने का काम करती है, वो इसी विधि से करती है। WBC जो हमारे अंदर कीटाणु आ रहे हैं, रोगाणु आ रहे हैं, उनको भक्षण करेगी, वो इसी विधि से करती है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल। इसके बाद अगला गुण है उसका झिल्ली का पिनोसाइटोसिस। क्या है भाई, पिनोसाइटोसिस। जिस तरह से अभी हमने फेगोसाइटोसिस पढ़ा था उसी प्रकार से जब कोशिका को कुछ तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण करना होता है तो क्या होता है, वो प्रक्रिया कहलाती है पिनोसाइटोसिस। और वही इसी तरह से इसमें भी होगा जब ये कोशिका के बाहर कोई मामूली तरल पदार्थ आया, जैसे इसका एग्जांपल न्यूक्लियोप्रोटीन्स आ सकते हैं तरल रूप में, ये अंदर आया तो फिर से इसी प्रकार से कोशिका बनेगी और इन तरल पदार्थों को अंदर ले दिया जाएगा, ये कोशिका फिर अलग होगी और इस तरह से। तो ये जो कोशिका बनती है यहाँ पे, ये कहलाती है पेनोसोम। वो क्या था, फेगोसोम, ये है पेनोसोम। इसका पाचन भी लाइसोसोम की तरह से ही होगा। अंतर केवल क्या है, फेगोसाइटोसिस और पेनोसाइटोसिस में अंतर इतना है कि फेगोसाइटोसिस में तो ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है, जबकि पेनोसाइटोसिस में तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है, किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा। इसके बाद कोशिका झिल्ली का अगला गुण पढ़ा जाए तो कोशिका झिल्ली का जो अगला गुण है वो होता है जीवात जनन का।
यानी जीवात झिल्ली से मतलब जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोसोम, अंतःप्रदब्धी जाल का जो इनकी झिल्ली है, उसका निर्माण भी किससे होता है? उसका निर्माण भी साइंटिस्ट कोशिका झिल्ली से मानते हैं। यानी ईआर की जो झिल्ली है उसका निर्माण भी जीवात जनन के द्वारा कोशिका झिल्ली से हो रहा है। इसी प्रकार से जब नई कोशिका बनती है तो उसके द्वारा जब कोशिका बनेगी तो वो पुरानी कोशिका झिल्ली से बनेगी। मतलब इस कोशिका झिल्ली से ही सभी जो कोशिकाओं की झिल्लियों का निर्माण होता है। तो ये कहलाता है इसका जीवात जनन का सिद्धांत। ये भी इसका एक गुण हो गया। इसके साथ अगला इसका गुण बढ़ा जाए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकारी डिफॉस्फोराइलेशन जो होगा इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में, तो उसके लिए भी वो भी कहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी पर उपस्थित। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में भी ये काम करता है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीकारी डिफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें एनर्जी के लिए, एनर्जी उत्पन्न करने के लिए होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ोगे तुम वहाँ तो इसको डिटेल से पढ़ोगे। ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र किसमें चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी यानी उसकी कोशिका। ये भी इसका एक गुण है। पारगम्यता का गुण ये हमने अभी सारे पढ़ लिए। तो ये क्या हुआ? कोशिका झिल्ली के बाद हमने गुण पढ़े कौन कौन से? पहला पारगम्यता, फिर परासरण, विसरण, सोगमित परिवहन, उसके बाद सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन पहले हो गया सोगमित वाला, उसके बाद सक्रिय परिवहन, फिर हमने पढ़ा फैगोसाइटोसिस, फिर पेनोसाइटोसिस, फिर जीवात जनन, फिर इलेक्ट्रॉन अभिगमन। तो इस तरह से ये कोशिका झिल्ली के हमने बहुत सारे गुणों का अध्ययन किया। तो यहाँ पर तुम्हारी कोशिका झिल्ली समाप्त होती है। आज की क्लास में यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।